हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आप अगर रेलवे एग्जाम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो ऑफिशियल पेपर है फ्रेंड्स, उसका पेपर एनालिसिस देखेंगे। आज की सेशन हमारा जो होगा एपिसोड 12 होगा और जो हमारे 12/10/2018 में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुए थे फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रेलवे में इतिहास गवाह रह चुका है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम पे पूछे जाते हैं। जो फ्रेंड्स रेलवे के जो एग्जाम होते हैं आपके फ्रेंड्स कई सारे शिफ्टों में एग्जाम होते हैं। जैसे कि आपके फ्रेंड्स 2018 में जो आपके एग्जाम हुए थे 135 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे और इतने 35 शिफ्ट के लिए क्वेश्चंस बनाना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए फ्रेंड्स आपके रेलवे के एग्जाम पे जो है आपके क्वेश्चंस को रिपीट करना होता है। तो फ्रेंड्स आज की इस सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आज का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेशन जो होगा आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए ये रामबाण साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स हम लोग 100 क्वेश्चंस में से एक एक करके देखेंगे। जो फ्रेंड्स हम लोग केवल साइंस के ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स आपके साइंस का महत्वपूर्ण रोल होता है, जो आपके 25 क्वेश्चंस आपके साइंस से संबंधित ही पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज का एक एक करके क्वेश्चंस सभी क्वेश्चन को समझते चलेंगे और हल करते चलेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी फ्रेंड्स एक एक करके सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। जो फ्रेंड्स आपके दूसरे क्वेश्चंस में साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक बात और आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपके मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि फ्रेंड्स आपको साइंस के क्वेश्चंस कहीं भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कहीं जैसे कि आपके कहीं मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं करंट अफेयर्स क्वेश्चंस मिलेंगे, इस तरह से मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन साइंस से संबंधित क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी कहा जाता है, क्षार धातु कहा जाता है। आपके जो आवर्त सारणी में फ्रेंड्स 7 आवर्त होते हैं इस तरह से और 18 वर्ग होते हैं। तो उनमें से जो पहले वर्ग होते हैं, पहले वर्ग जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। तो इसके साथ में ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके दूसरे आवर्त जो होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स दूसरे वर्ग जो होते हैं उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरे वर्ग जो होते हैं उनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और हैलोजन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो आपके हैलोजन जो कहते हैं फ्रेंड्स आपके 17 वर्ग जो होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, वो सब हैलोजन के अंतर्गत आते हैं, जो आपके वर्ग 17 के अंतर्गत आते हैं। और आदर्श गैस की बात करें फ्रेंड्स, जिसे इनर्ट गैस कहते हैं, तो ये आपके 18वें समूह को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 18वें समूह को इनर्ट गैस कहा जाता है या फिर नोबेल गैस कहा जाता है। तो इन 4 ऑप्शन के माध्यम से भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्या पता फ्रेंड्स आपके इस बार ये क्वेश्चन पूछे गए एक आवर्त से रिलेटेड, अब अगली बार क्या हो सकता है दूसरे आवर्त से संबंधित पूछे जाए, 17वें वर्ग से संबंधित पूछे जाए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे 5वें क्वेश्चंस। फ्रेंड्स इस सेशन में हम लोग केवल साइंस के क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। 5वां क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, वर्ग सरीसृप में आते हैं। ऑप्शंस के अनुसार आपको चयन करना है फ्रेंड्स, ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो आपके सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं या फिर उनके लिए सही कथन बोले गए हैं। जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। सरीसृप वर्ग में जो होते हैं आपके सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। जैसे कि फ्रेंड्स सल्क के साथ, यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं एक तरह से मगरमच्छ कह सकते हैं, गिरगिट कह सकते हैं, कछुआ भी फ्रेंड्स आपके सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखिएगा उनमें सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, यानी कि फ्रेंड्स आपके सरीसृप वर्ग जो होते हैं उनमें ग्रंथि नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, निम्न में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी में, रिवर व्यू में। यानी कि फ्रेंड्स आप बाइक में देखोगे जो लेफ्ट और राइट में 2 मिरर लगे होते हैं फ्रेंड्स, उसी को रियर व्यू दर्पण बोले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा उसमें कौन से दर्पण होते हैं, तो आपके उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 10वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा कथन न्यूटन से संबंधित तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन के द्वारा जो गति का नियम दिया गया है उनमें से जो आपके तीसरे नियम के लिए कथन दिए गए उनमें से कौन से कथन सही है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है आपके बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ध्यान रखिएगा ये तीसरे नियम क्या बताता है, न्यूटन के जो आपके बल जो लगते हैं आपके अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू होते हैं, ये आपके न्यूटन गति के तीसरे नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, एथेनोइक एसिड का अन्य नाम क्या है? एथेनोइक एसिड का अन्य नाम होता है, यानी डैश पे होता है, क्या होता है? जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है एथेनोइक एसिड को क्या कहते हैं? तो
आपके एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। इनकी अगर फॉर्मूला की अगर बात करें फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं या फिर आपके फॉर्मूला बनते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, सारे को आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा। जो फ्रेंड्स आपके ग्रुप डी के एग्जाम पे 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे फ्रेंड्स जो आपके फॉर्मूला बेस आधारित होंगे, यानी सूत्रों पर आधारित होंगे, जो केमिस्ट्री के बनते हैं, फिजिक्स के बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इनके फॉर्मूला नोट्स बना लीजिएगा फ्रेंड्स। आपके इसके फॉर्मूला जो होते हैं CH3COOH इनके फॉर्मूला होते हैं। ध्यान रखिएगा एथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होते हैं CH3COOH इनके फॉर्मूला होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है कथन से संदर्भ में, जो आपने फ्रेंड्स सही कथन का चयन करना होगा। तो इसमें से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको कथन दिया गया है, बोला गया आकार के संदर्भ में आपको कथन चुनना है। पदार्थ के आकार के अनुसार आकार कणों के स्थान के आधार पर भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ अपने कंटेनर का आकार प्राप्त करते हैं तथा गैसों का कोई आकार नहीं होता है। ये बात सही है। जो फ्रेंड्स आपके पहला कथन जो आपके आकार के संदर्भ में, ये कथन सही है। अगला कथन है संपीड्यता। यह एक पदार्थ का गुण है जो आसानी से बहता है और बाहरी बलों के तहत अपने आकार में बदलाव की अनुमति लेता है, और यह दोनों तरल पदार्थों गैसों द्वारा प्रदर्शित होता है। ये कथन जो फ्रेंड्स आपके गलत है। जो फ्रेंड्स आपके क्या बोला गया यहाँ पे, बाहरी बलों के तहत अपने आकार में बदलाव करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बर्तन पे आधारित, यानी जिस पे आप रखेंगे द्रव्यों को या फिर गैसों को, उसके आधार पर निर्धारित हो जाएंगे। यानी ये संपीड्यता के संदर्भ में कथन गलत है। तो यानी इस तरह से आपके आंसर हो जाएंगे। आपके जो राइट कथन है ऑप्शन नंबर ए कथन है, तो इसके संदर्भ में आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बी में जो आपको बताया गया केवल ये सत्य है, आकार के संदर्भ में वही आपके सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन से बताए गए यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आगे फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपके 15वां क्वेश्चन, 12 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है तब इसमें निहित ऊर्जा होगी। दिया गया आपके जी का मान दिया गया, यानी गुरुत्वजनित त्वरण दिया गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह की कंडीशन में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आपको इस तरह वस्तु का वेट दिया हो और ऊंचाई दिया हो, तो आपको समझना होगा कि इसमें जो है आपकी स्थितिज ऊर्जा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप mgh, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर ये फॉर्मूला होते हैं mgh। m का मान दिया गया है फ्रेंड्स, आपके मास दिया गया है आपके 12 kg, और गुरुत्वजनित त्वरण आपको बताया गया है यहाँ पर 9.8। 9.8 के बदले फ्रेंड्स दशमलव के बदले हम नीचे 10 रख देंगे, और 5 मीटर बताया गया है तो 5 रख देंगे। अब इसी को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 आएंगे, और यही को 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके 6 प्राप्त होंगे, और 98 को जब 6 से गुना करेंगे तो फ्रेंड्स आपके आंसर निकल के आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 588 जूल आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा जूल हो जाएंगे। जो फ्रेंड्स आपके स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जो होते हैं आपके जूल होते हैं। इस तरह से राइट आंसर निकल के आ जाएंगे 588 जूल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो वर्ग के विपरीत अनुपाती होती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है न्यूटन के नियम से संबंधित है। बोला गया ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को बल के साथ आकर्षित करती है, ये जो किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जो फ्रेंड्स आपके F बराबर यानी आकर्षण बल बराबर जो वस्तु फॉर्मूला होते हैं, दो बिंदुओं के बीच अगर मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, और इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल बनेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें जो इनके लिए एक फॉर्मूला आते हैं, तो उन फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक और m1 × m2 अपॉन r², यानी कि फ्रेंड्स इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये पिंड है और ये एक बी पिंड है और ये ए पिंड है, और इन दोनों के बीच जो मास है, इनका मास ए का मास और बी का मास m1 m2 और m1 हो जाएंगे, और गुरुत्वाकर्षण ये नियतांक होते हैं जो आपके कांस्टेंट वैल्यू है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये r² से दर्शाते हैं। तो यही सवाल आपके पूछे गए जो किसके वर्ग के विपरीत अनुपाती होते हैं। तो देखिए यहाँ बल के विपरीत अनुपाती है। तो इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, आपके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके F बराबर जो फॉर्मूला होते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 m2 अपॉन r², ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 29वां क्वेश्चन क्या है आपके, उस वस्तु का चयन करें जो हमें इस समूह से संबंधित नहीं है।
उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कार्बन। कार्बन जो है फ्रेंड्स आपके अधातु है, जबकि सोना, प्लेटिनम और तांबा जो है आपके धातु तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्षों पर पाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स आपके ऊतकों में से जो है ऐसे कौन से ऊतक हैं जो आपके पौधों के तने में और जड़ों के शीर्षों पर पाए जाते हैं। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे शीर्ष विभाज्य ऊतक, जिसे एपिकल मेरिस्टेमेटम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष विभाज्य ऊतक जो है आपके तनों में पाए जाते हैं और जड़ों के शीर्षों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन क्या है? 34वां क्वेश्चन पूछे गए आपके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी कहिएगा, बल हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आपके बल बराबर जो फॉर्मूला होते हैं, एफ बराबर जो फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स आपके द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होते हैं। और यही चीज़ आपको बोला गया है, द्रव्यमान ये रहा एम, द्रव्यमान और त्वरण ये रहा त्वरण, इनके गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपके बल बराबर फॉर्मूला होते हैं एफ बराबर एम ए, इस तरह से हो जाएंगे। और अगर बात करें फ्रेंड्स दाब बराबर आपके क्या फॉर्मूला होते हैं? तो दाब बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं बल अपॉन क्षेत्रफल यानी एरिया का स्क्वायर। ये होते हैं आपके प्रेशर बराबर यानी दाब बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं बल बटे क्षेत्रफल। वही इस तरह से आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन पूछा गया आपके, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण कैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके पीएच स्केल में जो फ्रेंड्स आपके 1 से लेकर के 14 तक नंबर होते हैं, उनमें से फ्रेंड्स आपके उदासीन जो होते हैं वो आपके 7 में होते हैं। अगर कोई वस्तु का पीएच वैल्यू 7 है तो वो उदासीन कहलाते हैं। और जैसे जैसे फ्रेंड्स 1 की तरफ आएंगे यानी 1, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होते हैं, 14 तक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में जब आपके जैसे जैसे फ्रेंड्स कम की ओर जाएंगे, इधर बाएँ की तरफ जाएंगे, इस तरह से आपके जो है अम्लों की प्रबलता बढ़ती जाती है। और इधर जब जाएंगे तो इधर आपके क्षारीय की प्रबलता बढ़ती जाएगी। यहाँ पर बोला है 0, तो जैसे जैसे इधर आएंगे 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0 इस तरह से जब आएंगे तो उनमें किस तरह के गुण देखने को मिलेंगे? तो आपके सशक्त एसिड यानी मजबूत अम्ल देखने को मिलेंगे और कमज़ोर क्षार देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स इधर अम्लीयता गुण दर्शाते हैं और इधर जो है आपके अधिक मात्रा में क्षारीयता को गुण दर्शाते हैं। इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन पूछे गए आपके, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन में किस उपकरण का सामान्यतः में प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी एलॉय का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है तो आपके एलॉय का प्रयोग किया जाता है। 45वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके द्रव्यमान के संदर्भ में अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इस कंडीशन में एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके अणुओं की संख्या जब भी बोले अणुओं की संख्या बराबर आपके फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आपके दिया गया द्रव्यमान ऊपर में रहेंगे दिया गया द्रव्यमान और नीचे हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके परमाणु द्रव्यमान यानी तत्व का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ऊपर दिया गया द्रव्यमान हमारा कितना है? 88 ग्राम है, 88 ग्राम। और परमाणु का द्रव्यमान हमें कितना होंगे फ्रेंड्स? आपके कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैं द्रव्यमान कई बार बता चुका हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान होता है आपके 44 होते हैं। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें कितने की प्राप्ति हो जाएगी? 2 की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से हमारे राइट आंसर निकल के आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2 अणुओं की संख्या हो जाएगी। दैनिक है एक अणु बराबर होते हैं आपके तत्वों की द्रव्यमान संख्या, चाहे जो भी तत्व रहे वो आपके अपने आप में एक परमाणु के तत्वों के बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा अणु की संख्या जब भी आपको बोले तो ऊपर दिया गया द्रव्यमान होगा और नीचे परमाणु का द्रव्यमान होगा। इस कंडीशन में आपको इस तरह से हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन से आपके ध्वनि निम्न में से संचरण कर सकती है, किस में संचरण कर सकती है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सभी विकल्पों में जो है ध्वनि संचरण कर सकती है। जैसे केवल गैसों में यानी वातावरण में, जैसे कि फ्रेंड्स वायुमंडल गैसों में गैस है टोटली, उसमें भी आपके ध्वनि सुनाई दे सकते हैं। उसके बाद केवल द्रव्य पदार्थ में पानी के अंदर ले लीजिए फ्रेंड्स, या फिर शहद के अंदर ले लीजिए, केरोसिन के अंदर ले लीजिए, आपको जो है ध्वनि सुनाई देंगी। उसी प्रकार ठोस पदार्थों में फिर सर्वाधिक मात्रा में जो है ध्वनि संचरण होती है। तो इस कंडीशन में आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कि ध्वनि सभी माध्यमों में संचरण कर सकती है केवल निर्वात को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है हमारा 48वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन से आपके निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है?
निम्न में से कौन सा विकल्प आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, दूध का दही में परिवर्तित होना। दूध का दही में परिवर्तित होना जो फ्रेंड्स आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 50वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके नहीं के संदर्भ में सवाल पूछे गए हैं। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग होता है, लगभग 25%। ये कथन गलत है। तो इसके संदर्भ में सही कथन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है। अनुमस्तिष्क जो होते हैं फ्रेंड्स आपके मस्तिष्क को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें से आपके अग्र मस्तिष्क होते हैं, मध्य मस्तिष्क होते हैं और पश्च मस्तिष्क होते हैं। उनमें से जो फ्रेंड्स आपके अनुमस्तिष्क एक हिस्सा है, उनमें से जो आपके पश्च मस्तिष्क का ही हिस्सा है। यह पश्च मस्तिष्क के क्षेत्र में स्थित है, यह भी सही है। और इसमें 3 भाग होते हैं, जिनमें से 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क गोलार्ध और एक केंद्रीय उबरमिक्स होते हैं। यह भी कथन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 51वां क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन है आपके डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है? ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग शक्ति और हवा के वेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के माध्यम से हवा की शक्ति और वेग को मापा जाता है। वहीं स्पीडोमीटर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो स्पीडोमीटर के उपयोग होते हैं आपके पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। जैसे कि 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में जो फ्रेंड्स आपके स्पीडोमीटर लगे होते हैं, उसी के माध्यम में आपके दूरी ज्ञात की जाती है। लैक्टोमीटर की अगर बात करें तो लैक्टोमीटर से फ्रेंड्स आपके दूध की शुद्धता की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से। वही थर्मामीटर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जो शरीर के टेम्परेचर होते हैं उसको मापे जाते हैं फ्रेंड्स आपके थर्मामीटर के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, हवा की शक्ति और वेग को किससे मापे जाते हैं? तो एनीमोमीटर से मापे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 62वां क्वेश्चन। 62वां क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे जो है आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे जो होंगे जो फ्रेंड्स आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। ये सेशन लाने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि आप इस सेशन के माध्यम से आप आने वाले अपने 2025 के जो एग्जाम है उसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप इन्हीं सेशन के माध्यम से फ्रेंड्स आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन को आपको अध्ययन करने होंगे और आपके आने वाले एग्जाम पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। और आपको अगर ये सेशन पसंद आई है तो सेशन को एक लाइक जरूर शेयर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 62वां क्वेश्चन। 62वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और में उपधातुएं शामिल नहीं होती हैं। ऐसे कौन से आवर्त होते हैं जिनमें फ्रेंड्स आपके उपधातुएं शामिल नहीं होती है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे 2 ही आवर्त होते हैं जिनमें फ्रेंड्स आपके उपधातु शामिल नहीं होते हैं, जिनमें से फ्रेंड्स आपके पहले आवर्त होते हैं और 7वें आवर्त होते हैं। पहले आवर्त में जैसे कि फ्रेंड्स आपके 2 ही तत्व होते हैं, जिनमें से होते हैं एक तरफ होते हैं आपके हाइड्रोजन और एक तरफ होते हैं आपके हीलियम। ये पहले आवर्त में 2 ही तत्व है जिनमें से फ्रेंड्स आपके उपधातु नहीं होते हैं। और जबकि आखिरी में आते हैं आपके 7वें आवर्त, तो 7वें आवर्त में भी फ्रेंड्स एक भी जो है उपधातु शामिल नहीं होते हैं। इस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी में, यानी आवर्त 1 में और आवर्त 7 में जो है फ्रेंड्स आपके एक भी उपधातु नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 64वां क्वेश्चन। 64वां क्वेश्चन से आपके पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? पुरुष में शुक्राणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी 46 होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 68वां क्वेश्चन। 68वां क्वेश्चन पूछे गए हैं। 68वें क्वेश्चन से आपके उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, जैसे कि गोनाइड्स युग्मकों को और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था। कौन सी अवस्था यानी इस उम्र का नाम क्या है? तो किशोरावस्था। इस अवस्था के दौरान जो है फ्रेंड्स आपके जो है गोनाइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं, जो मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके कौन सी अवस्था है? आपके किशोरावस्था है। अगला क्वेश्चन जो हमारा 72वां क्वेश्चन। 72वां क्वेश्चन पूछे गए आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड। अब तक ऐसे हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप जो आपके 3 क्वेश्चन अब तक प्राप्त हो चुके हैं आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड। 72वां क्वेश्चन से आपके पूछे गए
आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्व उपस्थित होते हैं। कितने जो है फ्रेंड्स आपके चौथे आवर्त में तत्व उपस्थित होते हैं। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 18 तत्व होते हैं। आपके आवर्त सारणी के जो चौथे आवर्त होते हैं, टोटल आपके 7 आवर्त जो प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स, उनमें से जो आपके चौथे आवर्त होते हैं उनमें कितने तत्व होते हैं, तो आपके 18 तत्व होते हैं। जिनमें से फ्रेंड्स आपके पहले आवर्त की अगर बात करें तो पहले आवर्त में आपके 2 तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में फ्रेंड्स आपके 8 तत्व होते हैं, तीसरे आवर्त में भी फ्रेंड्स आपके 8 तत्व होते हैं, जबकि चौथे आवर्त और 5वें आवर्त में जो फ्रेंड्स आपके 18 तत्व होते हैं। ध्यान रखिएगा, चौथे और 5वें में 18 होते हैं, जबकि छठे आवर्त में आपके 32 होते हैं, और जो 7वें आवर्त बचे फ्रेंड्स उसमें जो होते हैं आपके बाकी जो बचे हैं यानी शेष तत्व होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपके इस तरह से क्रम बनते हैं। पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे और 5वें में 18, और जो छठे बनते हैं उसमें 32, और 7वें जो बचे बाकी शेष तत्व उसमें समाहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 82वां क्वेश्चन। 82वां क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके 82वां क्वेश्चन। एक सर्किट के माध्यम से प्रभावित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम होती है जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रभावित होता है। तो समय की ज्ञात करें। तो समय इस संदर्भ में ज्ञात कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके Q बराबर जो आपके एक फॉर्मूला होते हैं IT, यानी आवेश बराबर जो फॉर्मूला होते हैं वो आपके धारा के और टाइम के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो इस संदर्भ में ध्यान रखिएगा, आपके जो धारा दिया गया आपका कितना दिया गया, 0.5 दिया गया, यानी 1/2 इसे लिख सकते हैं। और टाइम तो नहीं है, टाइम ज्ञात करना है। और यहाँ आपके आवेश दे दिया गया आपके 300 कूलाम, तो इन्हीं 300 कूलाम को इधर रखेंगे। जब इसको हल करेंगे फ्रेंड्स तो ये 2 हमारे इधर से मल्टीपल हो जाएंगे, और इस तरह से हमें कितने की प्राप्ति हो जाएगी, 600 की प्राप्ति हो जाएगी। और जो टाइम है टाइम हो जाएंगे। तो टाइम का मात्रक क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। तो इस तरह से हमारे आ जाने निकल के आ जाएंगे 600 सेकंड हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दे आप राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 600 सेकंड। आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, धारा जो होते हैं, धारा और टाइम के गुणनफल को ही आवेश कहते हैं। तो इस तरह से आपको बना लेना है Q बराबर IT फॉर्मूला से। अगला क्वेश्चन है हमारा 84वां क्वेश्चन। 84वां क्वेश्चन पूछे गए, फिर आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन है 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटों तक उपयोग किया जाता है। एक दिन में पंखे द्वारा उपयुक्त ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, यूनिट में क्या होगी। तो जब भी फ्रेंड्स आपको यूनिट में क्या होगी इस संदर्भ में दे तो आप ध्यान रखिएगा, यूनिट बराबर आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। यूनिट बराबर फॉर्मूला जो होते हैं फ्रेंड्स आपके ध्यान रखिएगा, वाट इंटू आवर इंटू डे, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। वाट इंटू आवर इंटू डे और अपन में 1000। इस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है आंख बंद करके। आपको इन्हीं तीनों चीज़ आपको दे दिए जाएंगे और इस तरह से ज्ञात करने के लिए बोलेंगे। एक वाट को गुना करना है, घंटे को गुना करना है और दिन को गुना करना है, और नीचे 1000 से डिवाइड कर देना है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या गया, आपको 300 वाट दे दिया गया है। 300 इंटू आपके कितना समय दिया गया, घंटे में 8 घंटे। 8 घंटे से गुना करना है, और दे की बात तो नहीं गया, एक दिन कहा गया। एक दिन में पंखे द्वारा उपयुक्त ऊर्जा होगी, एक दिन बोला गया तो 1 से मल्टीपल कर देना और 1000 से डिवाइड कर देना है। अब जब इसको ज्ञात करेंगे तो 8 × 24 यानी कितने प्राप्ति हो जाएगी, 2400 की प्राप्ति हो जाएगी। और इन्हीं 2400 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 की प्राप्ति होगी। इस तरह से हमारे राइट आंसर निकल के आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2.4 की प्राप्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा 85वां क्वेश्चन। 85वां क्वेश्चन पूछा गया आपके सूत्र से संबंधित, शक्ति यानी शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ क्या है। इसमें फ्रेंड्स सीधा सा फॉर्मूला आप जानते होंगे, शक्ति बराबर यानी P बराबर जो फॉर्मूला होते हैं कार्य बटे समय होते हैं आपके फॉर्मूला, कार्य बटे समय। इसी से तो आपको पता चल जाएगा कि W के बराबर कार्य होते हैं, यानी W किसको दर्शा रहे हैं, यानी कार्य को दर्शाते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, किसको दर्शाते हैं, कार्य को दर्शाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, P बराबर आप फॉर्मूला W/T, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन से हमारा 95वां क्वेश्चन। 95वां क्वेश्चन से शोल्डर, जिसे टांका कहते हैं, शोल्डर के घटक क्या हैं। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए शीशा और टीन।
टीन और सीसा के मिश्र धातु को फ्रेंड्स सोल्डर कहते हैं, या फिर आप इसे टांका भी कह लीजिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स बहुत खतरनाक तरीके से दिए गए हैं। आप शायद याद किए होंगे फ्रेंड्स, आपके टीन और सीसा के मिश्र धातु को टांका कहते हैं, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स आपके सिंबल के रूप में दे दिए गए हैं। जो सीसा के सिंबल पीबी होते हैं और टीन के सिंबल फ्रेंड्स आपके एसएन होते हैं। इस कंडीशन में आपको दे दिए गए। तो यानी इस क्वेश्चन से आपको ये अनुमान लगा लेना होगा फ्रेंड्स, आपके जो शब्द संकेत बनते हैं वो भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं। जैसे कि कॉपर, कॉपर तो आप साधारण शब्दों में जानते हैं कॉपर होते हैं, लेकिन कॉपर का संकेत जो होते हैं फ्रेंड्स आपके CU होते हैं। जिंक के संकेत ZN होते हैं। इस तरह से आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन यही से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई है, आपको पसंद आई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन को PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के एपिसोड 13 को लेकर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।